हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे और स्टडी भी ठीक चल रही होगी। आज हम आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं कंसेप्ट ऑफ राइट्स को लेकर के। ये एक पॉलिटिकल साइंस का क्लास है साथियों। यूजीसी नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीजीटी का प्रिपरेशन जो यूपी में एग्ज़ाम होने वाला उसका कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए अगर पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं स्पेशली, तो उसके लिए आप क्लास को देख सकते हैं साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है ये हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, वो यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। और यूनिट 1 का ये जो टॉपिक है, यूनिट 1 का एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ राइट्स। इसको आज हम देखने जा रहे हैं साथियों। इससे पहले हम बहुत सारे क्लासेस यूनिट 1 का डाल चुके हैं और ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद से इसको देखिए। अब हमारा यूनिट 1 खत्म होने वाला साथियों। हमारा टारगेट है कि हम जून में जेआरएफ लेके रहे। जून में जो जून 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम जेआरएफ ले। और पॉलिटिकल साइंस में केवल हम अपने सब्जेक्ट में 80 प्लस के क्वेश्चन करें। 80 प्लस क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन हम उधर से टारगेट कर रहे हैं, यानी कि 115 क्वेश्चन को हम टारगेट करके चल रहे हैं अभी से 150 में आउट ऑफ 10 115 क्वेश्चन में। तो जेआरएफ किसी भी कैटेगरी से रहिएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आपने बोलचाल की भाषा में बहुत जगह सुना होगा कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है मुझ पे, ऐसा करके कहीं आप दोस्तों के बीच में कि तुम मुझे डांट सको, तुम मुझे यहाँ बुला सको। या फिर बहुत जगह आप अधिकार शब्द सुनते होगे साथियों, राइट्स, अधिकार शब्द सुनते हो। अधिकार आज हम पॉलिटिकल व्यू के नज़रिए से देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ राइट्स क्या है, राइट्स क्या है। स्पेशल राइट्स हम स्टेट को दिए हैं तो कितना राइट्स हम स्टेट को दे दिए हैं और कितना राइट्स हमारे पास है। क्या हमारे राष्ट्र का, हमारा जो राष्ट्र है वो हमारा जो राइट्स है उसको भी ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है। या फिर मेरे पास अधिकार है कि मैं राइट जो हमारे पास दिया गया है, जो हमारा राइट्स है उसको हम राज्य से वापस ले सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे साथियों, एक एक करके। आई होप आप वीडियो आपको पसंद आएगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ राइट्स है क्या। अधिकार शब्द को हमने देखिए, अधिकार जो है वो न्याय संगत दावे होते हैं साथियों। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा अधिकार जो है वो न्याय संगत दावे हैं। देखिए, अधिकार न्याय संगत दावे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अधिकार न्याय संगत मतलब वही अधिकार आप मांग सकते हो, वही अधिकार न्याय संगत। जैसे कि भारत में आप समझ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। एक बार इसको पूरा पढ़ ले। जो व्यक्तियों को उनके सर्वश्रेष्ठ स्वयं को प्राप्त करने में मदद करता है। बेस्ट डेफिनेशन है साथियों अधिकार का। देखिए, मैं ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है, अधिकार एक ऐसा दावा है जो न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत का मतलब क्या हुआ, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी मान के लो कि मैं अपने रूम में, मैं अपने कमरे में हूँ और मैं ले आऊँ साउंड और इतनी ज़ोर से बजाऊँ कि पूरा मोहल्ला परेशान हो जाए। तो ये हमारा अधिकार नहीं साथियों, क्योंकि हमारा अधिकार वहीं तक न्याय संगत रहेगा जहाँ से दूसरों का अधिकार बाधित ना हो। अगर हम अपने अधिकार का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारे अधिकार की वजह से दूसरे का अधिकार बाधित हो रहा है, तो हमारा अधिकार न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत अधिकार ही, न्याय संगत दावे ही अधिकार होना चाहिए। ये बात बोल रहा है। जो व्यक्तियों को उनके सर्वश्रेष्ठ, अगर हमारे पास अधिकार ना हो साथियों तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर हमको सर्वश्रेष्ठ बनना है, हमको अगर अपना होलिस्टिक तरीके से मेंटली डेवलप करना है, तो मुझे कुछ अधिकार चाहिए ही। मुझे घूमने की आज़ादी चाहिए, मुझे सांस लेने की आज़ादी चाहिए, हर चीज़ की आज़ादी चाहिए। तो मेरे पास कुछ राइट्स होना चाहिए ताकि मैं कुछ कर सकूं। तो अधिकार जो है वो न्याय संगत दावे हैं जो व्यक्तियों को उनके सर्वश्रेष्ठ स्वयं को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं कंसेप्ट के लिए साथियों। बाकी इससे कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप इतना समझिए कि अधिकार होता क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला टाइप से लिखा गया है और ये समझने के लिए बनाया गया है साथियों। जब हम कंसेप्ट ऑफ पावर देख रहे थे, इससे पहले जब क्लास लिए उस कंसेप्ट ऑफ पावर आप देखिएगा उसको, तो उसमें हम अथॉरिटी की बात कर रहे थे। अथॉरिटी क्या है, लीगल अगर आपके पास शक्ति लीगल रहे, लीगल शक्ति अगर आपके पास लीगल पावर हो तो उसको हम सत्ता क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं, यानी कि अथॉरिटी हो जाता है वो। पावर के साथ अगर लीगलिटी उसमें जोड़ दीजिएगा तो वो अथॉरिटी बन जाएगा। जैसे स्टेट के पास अथॉरिटी है, सत्ता है, सत्ता जितना बढ़ेगा साथियों, ये दोनों के बीच जो है वो समानुपाती संबंध नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी कि जितना सत्ता बढ़ेगा, व्यक्ति का लिबर्टी जो है वो उतना, आज़ादी जो है उतना कम होगा, स्वतंत्रता जो है उतना कम होगा। यहाँ पे देखिए, हम सत्ता को बढ़ाएंगे यानी कि स्टेट को पावरफुल करेंगे। अगर हम स्टेट को पावरफुल करेंगे तो हमारा जो आज़ादी है वो हम कम होगा। यानी कि जितना इसको बढ़ाओगे उतना कम होगा, जितना इसको बढ़ाओगे उतना ये कम होगा।
उतना ये कम होगा। तो यही ये फार्मूला जो है यही बोल रहा है कि अथॉरिटी अगर बढ़ा दोगे, सत्ता बढ़ा दोगे, तो लिबर्टी कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच जो है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है साथियों। राज्य की उत्पत्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हुआ। जब हम मैं गलती से रॉल्स बोल रहा हूँ, लॉक को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ेगा और रूसो को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ आप इतना समझिए कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए की गई थी, और अगर अथॉरिटी को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि सत्ता को बढ़ा देते हैं, तो स्वतंत्रता ही खतरे में आ जाती है। इसीलिए हम बैलेंस करके चीज़ों को रखना चाहिए, हमेशा बैलेंस करके चीज़ों को रखना चाहिए, तभी आपका सत्ता भी चलते रहेगा और लिबर्टी जो है वो बरकरार रहेगी। कह रहा है कि क्योंकि ये राजा के द्वारा ये पहले की बात है साथियों कि अगर इसको बढ़ाओगे, क्योंकि ये राज्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये राज्य के द्वारा इस्तेमाल किया, स्टेट इस्तेमाल करती है सत्ता, तो अगर सत्ता को बढ़ाओगे यानी कि स्टेट को पावरफुल बनाओगे तो लिबर्टी जो है वो घट जाएगा। यही ये फार्मूला कह रहा है। कंसेप्ट ऑफ राइट में देखिए, ये समाज द्वारा स्वीकृत होती है। अधिकार जो है, आपको कितना अधिकार, एक व्यक्ति को कितना अधिकार दिया जाए। सपोज करिए कि जैसे कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। हमको समाज में अगर समाज की व्यवस्थाएं बनाए रखनी है, समाज में अगर विचरण करना है, समाज में अगर जीना है, समाज में अगर रहना है, तो मुझे समाज के द्वारा स्वीकृत अधिकार ही मिलना चाहिए। समाज के द्वारा स्वीकृत अधिकार क्या है? सपोज कीजिए कि अगर एक समाज में इसमें 5,000 लोग रहते हैं, 5,000 लोग रहते हैं, तो 5,000 लोगों को एक ही समान से अधिकार दिया जाना चाहिए कि हाँ, अगर आप, जैसे मुझे अगर घूमने की, इस एरिया मुझे घूमने की आज़ादी है, तो बाकी 4,049 लोग हैं, 4,999 जो लोग हैं, उनको भी घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। तो यानी कि जैसे मुझे अगर एक्स चीज़ों का अधिकार है, तो 4,999 जो लोग हैं उनको भी एक्स चीज़ों का अधिकार हो। तो इसका यही कह रहा है कि इनका अधिकार हम स्वीकार कर लेते हैं और हमारा अधिकार वो स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि पूरे समाज एक दूसरे का अधिकार जो है वो स्वीकार कर रहा है, तभी वो अधिकार न्यायसंगत हो रहा है। और ये अधिकार जो है वो तभी बरकरार रहेगा जब पूरे समाज को स्वीकार कर रही है। तो ये देखिए, यही कह रहा है कि ये समाज के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, समाज से बाहर कोई अधिकार नहीं हो सकता है। अब ऐसा सोचिए कि मैं सोचूं कि मुझे एक ऐसा अधिकार दे दिया जाए कि हम जितना मन करे उतना खुले साउंड में हम गाना सुन सकें, पूरे साउंड बजा के पूरे मोहल्ले में गाना सुन सकूं। बाकी कोई अगर गाना बजाए तो मैं चाहूँ कि उसको मैं बोल दूँ, डांट दूँ कि तुम नहीं बजाओ, तुम नहीं बजा सकते हो। तो ये तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ रही है, यानी कि समाज से बाहर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, समाज द्वारा ही स्वीकृत अधिकार होना चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि अधिकार जो है वो समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए और समाज से बाहर कोई अधिकार नहीं है, यानी कि वही अधिकार स्वीकृत है जो समाज में है। अधिकार देखिए, अधिकार सापेक्ष होते हैं, निरंकुश नहीं। इसी चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा। अधिकार जो है रिलेटिव होते हैं, कह रहा है कि अधिकार जो होता है, राइट जो है रिलेटिव होता है, निरंकुश नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वही बात जो अभी मैं बोल रहा था, अधिकार रिलेटिव होता है। अगर मैं जितना राइट्स का अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ, उतना ही 4,999 लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव है। अगर मेरा अधिकार घटाया जाएगा तो उन लोगों का जो अधिकार जो है उनको भी घटाना पड़ेगा, और मेरा बढ़ाया जाए तो उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम जितना मर्जी उतना अपने राइट्स का इस्तेमाल करते रहे और वो लोग ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट नहीं होता है अधिकार, जितना आप इसे, अधिकार रिलेटिव होता है, यानी कि आप बढ़ाओगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, घटाओगे दूसरे को भी घटाना पड़ेगा। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। देखिए, अधिकारों के विभिन्न कुछ सिद्धांत हैं साथियों। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, जो हमको प्रकृति के द्वारा मिला है। कानूनी अधिकार, जो हमारा लॉ देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नैतिक अधिकार, कुछ हमारा एथिकल अधिकार भी है, एथिकल राइट्स भी है साथियों, हम उसको भी देखें, एक एक करके देखते हैं। ये इसमें पूछा हुआ साथियों, और इसको आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, शुरू करते हैं इसको। प्राकृतिक अधिकार किसे बोलते हैं? जो हमको प्राकृतिक नेचर द्वारा मिला हुआ है साथियों। अधिकार प्राकृतिक है या राज्य को द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। जैसे हॉब्स, लॉक, थॉमस पेन, ये जो थिंकर्स है, ये प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं साथियों। प्राकृतिक अधिकार में क्या हो सकता है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हमको अगर यहाँ पे जैसे जीने का अधिकार, नेचुरल राइट्स, अगर हम ये एक बात बोले, हमको सांस लेने का अधिकार है, हमको सोचने का अधिकार है, तो ये एक तरह से जैसे जो चीज़ें नेचुरल होती हैं, नेचर द्वारा दी जाती है, उसको हम नेचुरल अधिकार करते हैं। उसको हमको मिटाया नहीं जा, छीना नहीं जा सकता उससे। हम वो प्रकृति से, हमको सूर्य का प्रकाश लेने का अधिकार है, तो हाँ, प्रकृति नेचर द्वारा दी गई है सूर्य का प्रकाश। हम कोई कानून नहीं बना के दे रहा है कि सूर्य का प्रकाश इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक अधिकार, जो चीज़ें नेचुरल तरीके से हमको पैदा होते ही मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल अधिकार बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत बोलते हैं। इसमें थिंकर्स आपको याद रखना होगा, हॉब्स, लॉक, थॉमस पेन, इन दोनों को हमको बाद में देखना है थिंकर्स के रूप में, तो हम वहाँ पर और डिटेल से समझेंगे कि ये अधिकारों को कैसे डिवाइड करते हैं।
आगे देखिए कानूनी अधिकार, कानूनी यानी कि राज्य कानून बना के जो हमको दे रहा है और राज्य रक्षा भी करता है उस चीज़ का। अगर राज्य, जैसे कि हम आपको सब, जैसे कि हम पढ़े कि हाब्स बोलता है कि कैसे हाब्स और लॉक और रूसो बोलते हैं कैसे स्टेट का निर्माण होता है, कैसे लोगों ने समझौता किया, समझौता सिद्धांत के तहत राज्य का निर्माण हुआ है। तो अगर समझौता के तहत राज्य का निर्माण, तो राज्य को कुछ कानून बनाने की शक्ति जो हम लोगों को अपना शक्ति कम करके और राज्य को दिए थे, उसके तहत जो कानून बना रहा है और कानून के तहत जो हमको अधिकार मिल रहा है वो कानूनी अधिकार है। और उस चीज़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसको है? राज्य के पास है। यानी कि उस वो जो हमारा अधिकार है उसका रक्षा कौन करेगा? राज्य ही करेगा साथियों। तो कानूनी अधिकार कौन हो सकता है? जो राज्य द्वारा दिया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो लॉ बना के दिया जाता है, और उसकी रक्षा भी राज्य करेगा। इसमें कुछ थिंकर्स है साथियों, सैलमंड है, ऑस्टिन है, हालैंड है, हर्बर्ट है, एल हार्ट है, पोलार्क है, जेरेमी बेंथम है। अब इनका नाम याद रखिएगा साथियों क्योंकि ये पूछा हुआ है। नैतिक अधिकार की देखिए बात करते हैं हम, मोरल जो एथिकल अधिकार की बात करते हैं, उसमें क्या आती है? मानव को नैतिक चरित्र से उत्पन्न होता है। कांट और टीएच ग्रीन जो थिंकर है इसकी बात करते हैं। नैतिक अधिकार मतलब नैतिकता के आधार पर जो अधिकार हमको मिल रहा है, जो अधिकार की बात कर रहा है, जो अधिकार का सिद्धांत दे रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू का है तो बुद्ध क्या बोलते हैं? अपना जो इच्छा है उसको सीमित रखो ताकि नेचर का जो नेचुरल प्रकृति है वो बरकरार रहे। तो ये कांट भी बोलेगा, ये टीएच ग्रीन भी, यही लोग बात बोले हैं कि हाँ ठीक है। रूसो भी बैक टू द नेचर की बात बोलता है साथियों। जब हम रूसो को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बैक टू द नेचर यानी कि प्रकृति को और लौट जाओ, प्रकृति जो दे रही है उसी से संतुष्ट रहो। तो कुछ चीज़ें नेचुरल अधिकार मतलब हम पेड़ नहीं काटेंगे, एक हमारा नैतिक, हम पेड़ को लगाएंगे, हमारा नैतिक दायित्व है साथियों। और नैतिकता के आधार पर जो हमको अधिकार मिल रहा है उसको नैतिक अधिकार सिद्धांत के तहत रखा जाता है। और इसमें थिंकर्स कौन कौन है? तो कांट है और टीएच ग्रीन है, आपको ये याद रखना होगा साथियों। अधिकारों की उपयोगितावादी सिद्धांत ये किसने दिया था? तो बेंथम, जेरेमी बेंथम का आपने नाम सुना होगा साथियों, और नहीं सुना है तो इसको हम बार बार पढ़ते रहेगा, आगे हमेशा पढ़ेंगे क्योंकि बार बार ये आते रहेगा। अधिकारों के उपयोगितावादी सिद्धांत क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है कि ये बात एक शब्द में समझिए, जहाँ बेंथम का नाम आता है वो उपयोगितावादी होता है, और ये बात बोलता है कि हम सबको अधिकार नहीं दे सकते, हम सबको सुखी नहीं रख सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को पकड़ेंगे और उनको अधिकार देंगे, उनको सुखी बनाएंगे, तो बाकी ठीक है। ये मैक्सिमम सुख की बात करता है कौन? मैक्सिमम सुख की कौन बात करता है? बेंथम, जेरेमी बेंथम जो है। तो कह रहा है कि अधिकतम लोगों के लिए लाभकारी हो वही अधिकार है। वही बात बोल रहा है जो मैं बोल रहा था। कह रहा है कि वो अधिकार जो अधिकतम लोगों के लिए लाभकारी है, प्रॉफिटेबल है, वही अधिकार है। ये जेरेमी बेंथम बोल रहा है। अधिकारों का उपयोगितावादी सिद्धांत ही बोलेगा कि अधिकतर लोगों के लिए जो लाभदायक है वही अधिकार है। बेंथम का एक काम है साथियों, कार्य है, यानी कि बुक है उसका एक, एनार्किकल फैलेसी, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये पूछा हुआ है। प्राकृतिक अधिकार बकवास है, ये कौन बोल रहा है? जेरेमी बेंथम। जहाँ पे ये लोग नेचुरल राइट्स की बात कर रहे थे ऊपर, हाब्स, लॉक, थॉमस पेन, हम देखिए थिंकर्स को पढ़ना है तो हम वहाँ पे बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को कि बेंथम क्या बोलता है, तो हाब्स क्या बोलता है, लॉक क्या बोलता है। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि बेंथम जो नेचुरल राइट्स को नहीं मानता है, बोलता है कि प्रकृति का अधिकार जो बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्रकृति का अधिकार एक आतंकवादी भाषा है। ये कौन बोल रहा है? ये बेंथम बोल रहा है। ये कोर्स आपको याद रखना होगा साथियों, क्योंकि कोर्स कभी कभी यूजीसी पूछते रहता है। आइए क्या कर रहा है कि मानव अधिकारों का सिद्धांत। मानव अधिकार देखिए, मैं आपको एक डेट बता रहा हूँ, ये कई बार पूछा होगा, 10 दिसंबर 1948। 1948 भी याद रखिएगा तो चलेगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया गया था, और इस डेट को आपको हमेशा याद रखना होगा, 10 दिसंबर 1948, क्योंकि यूजीसी कई बार इसको पूछी हुई है। तो क्या है? 10 दिसंबर 1948, और ये सार्वभौमिक मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र यहाँ घोषणा किया गया था। इस डेट को आपको याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए मानव अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है? वे अधिकार जो सभी मानव द्वारा समान रूप से धारण की जाती है, इसे मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार क्या बोलते हैं साथियों? वे अधिकार, अगर सपोज कीजिए कि वर्ल्ड में 8 अरब लोग हैं, तो वही अधिकार सर्वमान्य है जो सभी मानवों के द्वारा धारण किया जाता है। ये मानव अधिकारों की बात कर रहा है। अगर अब ह्यूमन राइट्स समझते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन में बना हुआ है इंडिया में, हर स्टेट में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप देख पाए, कहीं भी अगर कुछ दिक्कत होता है किसी भी मानव को लेकर के, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले पहुँच जाते हैं। तो वही अधिकार है, मानव का जो नेचुरल अधिकार है, मानव का जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। उस अधिकार की रक्षा के लिए ह्यूमन राइट्स का घोषणा किया गया था। और ह्यूमन राइट्स वे अधिकार हैं, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी मानव द्वारा समान रूप से धारण की जाती है, वही मानव अधिकार है। होपफुली आप समझ पा रहे हो जो साथियों मैं बोल रहा हूँ।
अधिकारों के ये 3 गो डेट और भी आपको साथियों याद रखना होगा कि ये यूजीसी में देखिए बार-बार ये डेट पूछा हुआ। आप पीवाईक्यू उठाइएगा, उसमें कितनी बार पूछा आप खुद ही देख लीजिएगा एक बारी। अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के 3 दस्तावेज शामिल हैं। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो ऊपर दिखागा 1948 और 1966 का ये 2 है साथियों, इसको आपको याद रखना होगा। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र 1966 में, 1966 में, ये 1948 में किया गया था, 10 दिसंबर 1948 में। ये आपको याद रखना होगा साथियों, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है। आगे देखते हैं अधिकारों की 3 पीढ़ियाँ। एक चीज़ आपको याद होगा साथियों, जो हम कंसेप्ट ऑफ एक टॉपिक है नारीवाद को जो हम पढ़ रहे थे। आई एम सॉरी, कंसेप्ट ऑफ मैं कुछ और बोल रहा था। जब हम नारीवाद को पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, अगर वो वीडियो देखे होइएगा तो, नहीं देखे होइए तो आप जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जब भी नारीवाद को पढ़ो, जब भी आप कंसेप्ट ऑफ राइट्स को पढ़ो तो नारीवाद को देखो, और नारीवाद को पढ़ो तो कंसेप्ट ऑफ राइट को देखो। यानी कि कंसेप्ट ऑफ राइट को पढ़ो तो नारीवाद को देखो, और फेमिनिज्म को देखो, और फेमिनिज्म को पढ़ो तो कंसेप्ट ऑफ राइट को देखो। ये आपको मैं ये उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मानव अधिकार के 3 पीढ़ियों की बात करता है। उसी तरीके से जब हम नारीवाद पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी 3 पीढ़ियों की बात होती है, और ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और ये 2023 दिसंबर में पूछा हुआ साथियों क्वेश्चन, 2023 दिसंबर में, कई बार पूछा हुआ, लेकिन 2023 रिसेंटली जो क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा गया, दिसंबर 2023 में, 1 साल पहले। तो ये देखिए, ये कह रहा है मानव अधिकार के 3 पीढ़ी जो है 1970 में कारेल वाशक द्वारा दिया गया था, और ये है एक बुक है, उसमें दिया गया था। ये क्या है? द इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1982 में दिया गया था। ये बुक है। ये प्रथम पीढ़ी क्या कर रहा है? प्रथम पीढ़ी का अधिकार कौन, ये आपको देखिए पूछा क्या था, प्रथम पीढ़ी का अधिकार कौन कौन से है? तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, सिविल और पॉलिटिकल अधिकार हैं। दूसरी पीढ़ी में कौन, सेकेंड जनरेशन का अधिकार कौन से है? तो सामाजिक और आर्थिक अधिकार है, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक अधिकार है। और तीसरी पीढ़ी का अधिकार कौन कौन, थर्ड जनरेशन का कौन कौन सा अधिकार है? तो कल्चरल, आप सामूहिक और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल जो संबंधी अधिकार है, वो अधिकार है। ये 3 पीढ़ी का अधिकार है साथियों, और ये मैचिंग करने के लिए दिया हुआ था कि कौन सी पीढ़ी में कौन सा अधिकार दिया गया था, ये मैचिंग करने के लिए। इसी तरह से नारीवाद में भी साथियों था, पहले जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन है, ये में राजनीतिक और आर्थिक मांग की गई थी नारीवादियों के लिए। सेकेंड जनरेशन की हम बात करें तो उसमें पितृसत्ता से मुक्ति चाहिए थी उन लोगों को, सेकेंड जनरेशन का मांग की गई थी। और थर्ड जनरेशन की बात करें तो नस्लीय भेदभाव को उठाया था उन्होंने। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे तीन जनरेशन का मांग कर रहा है, और यहाँ पे 3 जनरेशन के अधिकार की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले में राजनीतिक और आर्थिक है, यहाँ पे पहले नागरिक में राजनीतिक है, और नागरिक और राजनीतिक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इन दोनों को हम एक साथ आपके नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इस कन्फ्यूजन को दूर करें। जब भी इसको देखें तो इसको एक बार ज़रूर देख ले। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे क्या कर रहा है? अधिकारों का दृष्टिकोण। ये देखिए, अप्रोच की बात कर रहा है। समुदायवादियों के क्या अधिकार क्या अप्रोच हो सकते हैं अधिकारों को लेके, बहुसंस्कृतिवादियों के क्या अप्रोच हो सकते हैं। इस तरीके से हम आगे देख रहे हैं साथियों। तो देखिए, दृष्टिकोण में विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। उदारवादियों के क्या अधिकार हो सकते हैं, उदारवादी जैसे ऊपर देखें, मार्क्सवादियों के क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे इसमें अधिकारों का दृष्टिकोण साथियों। ये अप्रोच है, अधिकारों को लेके अप्रोच जो है विभिन्न विचारधाराओं के द्वारा, वो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो समुदायवादियों का क्या अप्रोच है? अधिकार सभी समुदाय के लिए अलग अलग है। ये माइकल वाल्जार का कथन है। वाल्जार जो है एक समुदायवादी थिंकर से साथियों, माइकल वाल्जार एक समुदायवादी थिंकर है, इनका नाम आपको याद रखना होगा। और ये कहते हैं कि अधिकार जो है सभी समुदाय के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए अलग अलग होना चाहिए, न कि एक समान। जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो, उदारवादी कैसे बोल रहे थे कि अधिकार जो है सभी मानव के द्वारा धारण किया जाता है, सेम अधिकार दिया जाना चाहिए, अलग अलग अधिकार। लॉ भी यही बात बोलता है, सबके लिए समान अधिकार है, अलग अलग अधिकार नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं समुदायवादी, क्या बोल रहे हैं? अधिकार सामुदायिक होना चाहिए, यानी कि समूह में अलग अलग होना चाहिए, न कि सभी समूह को लिए एक ही अधिकार होना चाहिए। बहुसंस्कृतिवादी क्या बोलेंगे साथियों? बहुसंस्कृतिवादी देखिए क्या बोल रहे हैं, अपने संस्कृति को बचाने एवं पालन करने का अधिकार पंथ निरपेक्षता के नाम पर छीना नहीं जाए। समझ रहे हैं? बहुसंस्कृति हम पढ़ चुके हैं साथियों, मल्टीकल्चरिज्म हम पढ़ चुके हैं। उसमें विल किमलेकर का नाम, जो सफराज का नाम आपको मिला होगा। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो पहले वो मल्टीकल्चरिज्म का वीडियो जाके देख के आइए, उसके बाद से इसको देखिए। ये कह रहा है कि अपने संस्कृति को बचाने और उनका पालन करने का अधिकार पंथ निरपेक्षता के नाम पर छीना नहीं जाना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि जो छोटे छोटे समाज में संस्कृति है, जो छोटे छोटे, जैसे कि भारत में हजारों संस्कृतियाँ ऐसे हैं, अलग अलग क्षेत्र में मिलती है,
तो हम ये ना कहें कि हम अधिकार जो है अधिकार समान अधिकार देने के लिए हम उनकी संस्कृति को छीनते हैं और एक समान संस्कृति का निर्माण करते हैं पंथ निरपेक्षता के नाम पर। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। भारत में पंथ निरपेक्षता है पर फ्रांस से अलग है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है साथियों कि भारत की पंथ निरपेक्षता और फ्रांस की पंथ निरपेक्षता में अलग क्या डिफरेंस है, वो यूपीएससी ने क्वेश्चन करी। तो देखिए भारत का पंथ निरपेक्षता क्या है। भारत के पंथ निरपेक्षता में ज़रूरत पड़ने पर स्टेट जो है हस्तक्षेप कर देती है, पर फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में ऐसा नहीं कर सकते साथियों, फ्रांस में हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यही कह रहा है कि अपने संस्कृति को बचाने के लिए बहुसंस्कृतिवाद अधिकार की कैसे डेफिनेशन करते हैं। अपने संस्कृति डेफिनेशन नहीं, अधिकार के बारे में क्या बोलते हैं कि संस्कृतियों को बचाने और उनकी अधिकार रक्षा करने, उनको पालने के अधिकार को छीना नहीं जाना चाहिए पंथ निरपेक्षता के नाम पे। होपफुली आप समझ रहे हो साथियों जो मैं बोल रहा हूँ। नाम याद रखिएगा, विल किमली का और जोसेफ राज का। लास्ट के अब थिंकर्स है साथियों, इनके कुछ बुक है जिनको आपको एनी हाउ याद रखना होगा, इसको आपको भूलना नहीं है। थिंकर्स कौन है, लास्ट की है साथियों। इनका बुक है कौन, तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको आपको याद रखना होगा। 1925 में लिखते हैं। रोनाल्ड डार्किन, ये टेकिंग राइट सीरियसली, ये वीवीआई पे आपको रखिएगा साथियों, क्योंकि ये देखिए वीवीआई पे क्यों बोल रहा हूँ। जब हम जून में जाएंगे एग्जाम देने तो मे भी ये पूछे, मुझे लगता है कि पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बड़ा ही फेमस बुक है साथियों। कई बार पूछा भी है, लेकिन 1-2 साल से ये नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना होगा। रोनाल्ड डार्किन टेकिंग राइट सीरियसली। थॉमस पेनी की बुक है राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन, ये 1971 में लिखते हैं। सॉरी 1791 में। ये डेट याद रखें, डेट भी आपको देखना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैचिंग करने के लिए देता है। जॉन सैलमन की बुक है साथियों। जॉन सैलमन, जो सैलमन की बुक है उसको आपको याद रखना होगा। जूरिस्प्रूडेंस और द थियरी ऑफ द लॉ, ये आपको याद रखना होगा। जॉन ऑस्टिन की बुक है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये आपको याद रखना होगा। कांट की एक बुक है साथियों द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल, इसको आपको याद रखना होगा। 1797 में लिखते हैं ये जो बुक का नाम है साथियों, इसको आपको एनी हाउ याद रखना होगा। और रीज़न ये मैं बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन डायरेक्टली यूजीसी बुक से पूछती है, बुक कोट्स इस सब से पूछती है, लगभग 100 में 20 क्वेश्चन। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम वीडियो बनाएगा अलग से, जब एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आते जाएगा साथियों। एक पूरा जो एक यूनिट है 10 यूनिट का 10 वीडियो होगा, और इसमें जितने भी थिंकर्स ने बुक लिखे हैं लगभग एक जगह हम करके देंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहिए साथियों। एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं और उसके बाद से हम इस क्लास को एंड करते हैं साथियों। होपफुली आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। देखिए कंसेप्ट ऑफ राइट में इस डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि न्याय संगत दावे ही अधिकार है, व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। अगर अधिकार ना हो, सत्ता को जितना बढ़ाओगे लिबर्टी उतना घटते चला जाएगा साथियों, इसीलिए सत्ता को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। आगे 1-2 और डेफिनेशन है। नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। नेचुरल राइट्स, लीगल राइट्स एंड मोरल और एथिकल राइट्स की बात करते हैं, इसको आपको देख लीजिएगा। उपयोगितावाद में अधिकतम लोगों के अधिकार की बात करता है, अधिकतम लोगों के सुख की बात करता है, वहीं अधिकार बोल रहा है। जेरेमी बेंथन की एक बुक है, इसको आपको याद रखना होगा, एनार्किकल फैलेसी। प्राकृतिक अधिकार को नहीं मानता है, प्राकृतिक अधिकार की भाषा आतंकवाद बताता है। ये मानव अधिकारों के सिद्धांत को कब घोषित किया गया था, तो 1948 में, ये आपको याद रखना होगा। और ये 2 और डेट है जिसको आप याद रखना होगा। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र 1966 में, इसको आपको याद रखना होगा। साथ ही आपको 3 पीढ़ी है, उसको तीनों पीढ़ियों को याद रखना होगा साथियों, किस पीढ़ी में कौन सा अधिकार, क्योंकि ये हमेशा पूछते रहता है। दिसंबर 2023 में पूछा था। अधिकारों की दृष्टि के बारे में समुदायवादी क्या कहते हैं, मार्क्स बहुसंस्कृतिवादी क्या कहते हैं, ये सब आपको याद रखना होगा साथियों। देखिए कंसेप्ट है, और कंसेप्ट एक बार आपका क्लियर रहेगा तो फैक्ट कम भी याद होगा, तो भी आप 80 के आसपास क्वेश्चन टच करिएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जब भी एग्जाम दिया था साथियों, जब मैं दे रहा था तो हमेशा 75 प्लस 80 के अराउंड हमेशा रहता था मैं। तो इसीलिए मैं पॉलिटिकल साइंस में आपको 80 पर 75-80 करने के लायक मैं बना दूंगा। आप मेरे साथ बस बने रहिए। थैंक यू सो मच साथियों। वीडियो पसंद आया, यहाँ तक आए हैं तो आप लाइक करिए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।